जब भी ये रिजर्वेशन दी गई, जब इनको जो ST2 करार दिया गया, अब कभी भी देखे कोई भी नोटिफिकेशन निकलता है गवर्नमेंट को, उसमें ST1 लिखा होता है, ST2 लिखा गया है। और ST2 देने का ये मतलब था कि इनका जो भी होगा कोटा होगा वो ST2 में फॉल करेंगे, ST1 में इनका कहीं भी फॉल नहीं करेंगे। तो जब अगर जॉब्स के अंदर ये लोग ST2 में फॉल कर रहे हैं, हर जगह ये ST2 में फॉल कर रहे हैं, तो जब पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बारी आई तो ST1 में क्यों डाला गया? ठीक है ना। हमारा क्वेश्चन तो हमारा बेसिक जो फंड है वो तो इसी चीज़ के रिगार्डिंग है ना, कि अगर आपने हर चीज़ में कैटेगराइज किया तो यहाँ पे कैटेगराइज क्यों नहीं किया गया? ठीक है। तो इसी चीज़ को लेके हमारी ये लड़ाई रही, शुरू से रही थी कि जब आपने कैटेगराइज करना था, आपने किया भी जॉब्स के लिए, कहा कि जो हमने प्रॉमिस किया, अमित शाह जी आए, मोदी साहब आए, बहुत सारे लोग आए, उन्होंने आके यहाँ पे कहा कि हमने इसको कैटेगराइज कर दिया। लेकिन जब बेसिक तो लड़ाई पॉलिटिकल रिजर्वेशन की थी, वो तो हमें तब से समझ आ रही थी, इनको जॉब से तो कोई लेना देना नहीं है, किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं, कि इनकी लड़ाई ही सिर्फ इस चीज़ के लिए थी कि इन्होंने पॉलिटिकल रिजर्वेशन इलेक्शन लड़ना था वहाँ से, और अब इन लोगों ने वहाँ से इलेक्शन लड़ा। बेसिकली जब हम शुरू में ये आवाज़ हमने तब भी उठाई थी कि हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन चाहिए नहीं, आप अपने पास रखो अपनी पॉलिटिकल रिजर्वेशन, क्योंकि हम तो तब भी 8-9-10 MLA जीत के आया करते थे। तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन देने के बाद अगर आज 6 पे आ गए हैं तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया गया या हमसे लिया गया? ऑल जम्मू एंड कश्मीर गुज्जर बकरवाल कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और आपको बता दें जिस तरह से कल की अगर बात करें तो कल जो है न्यू गवर्नमेंट की जो है फॉर्मेशन हुई, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है, क्योंकि ST कम्युनिटी के लिए जो है वो 9 सीट्स रिजर्व की गई थी जो डिलिमिटेशन हुई थी। तो उसके बाद जो पहाड़ी ST हैं उन्होंने भी जो है उन सीट्स पे जो है वो कंटेस्ट किया, और क्या कुछ कहना है इनका हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। आपका भी शुक्रिया। सर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अनडेमोक्रेटिक है, और जो ये 9 सीट्स ST के लिए रिजर्व की गई थी उस पर पहाड़ी लोगों ने जो है कंटेस्ट किया, तो क्या मानते हैं आप, ऐसा क्यों आपको लगता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है, अनलॉफुल तरीके से जो है ये चीज़ की गई? देखिए 1991 में शेड्यूल ट्राइब हुआ गुजर बकरवाल और कुछ और कम्युनिटीज़ को 1991 में। उसके बाद सेंसस हुई 2011 में। 2011 की सेंसस के मुताबिक 2022 में मौजूदा जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसने 2022 में 9 सीटें रिजर्व की 2011 की सेंसस के मुताबिक, और गुजरों की पॉपुलेशन के मुताबिक 9 सीटें रिजर्व की शेड्यूल ट्राइब के लिए। और फिर 2024 में जाके दूसरे लोग अगर शेड्यूल ट्राइब होते हैं, और ये बात कही जाती है उस आर्डर में, उस डिसीजन में, कि जनाब इनकी 10% रिजर्वेशन अलग होगी और उनकी 10% जो पहले से हैं उनकी अलग होगी, उनमें से रत्ती बराबर भी 0% भी उसमें से नहीं इधर उधर किया जाएगा। फिर जब 9 सीटें जो गुजर बकरवाल के लिए रिजर्व हुई थी 2022 में, 2024 में जो लोग शेड्यूल ट्राइब बनते हैं वो कैसे उन 9 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं, और जबकि उनकी सेंसस भी नहीं हुई। ये भी देखना था कि आया उनकी इतनी सीटें बनती भी हैं कि नहीं। अगर देखा जाए उन्हें 3 लाख लगा लिया जाए, 4 लाख लगा लिया जाए, तब भी 1 या 2 सीट वो सुंदरबनी या कालाकोट में रिजर्व कर देते हैं उनके लिए। लेकिन उन्हीं 9 सीटों पे जब आप उनको चुनाव लड़ाते हैं तो वो पूरी तरह जो रिजर्वेशन का जो मुद्दा था वो तो फोत हो गया। इस तरह गुजर बकरवाल के लिए ST के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं रही, ओपन हो गया सबके लिए। तो इसलिए मैं कहता हूं अगर वो रिजर्व की हुई थी, जैसा कि पूरे भारतवर्ष में ये वावीला किया गया कि गुजरों के लिए हमने 9 सीटें रिजर्व कर दी हैं, फिर क्यों इन लोगों को वहाँ चुनाव लड़ने की इजाज़त दी? कौन सा कानून है, या बनाया आपने कोई कानून ऐसा कि ये उस पर चुनाव लड़ सकते हैं? और इनकी इतनी आबादी है, 9 सीटें इनकी भी हैं होनी, तो अगर इतना बन भी जाता तो इनके लिए सेपरेट होनी चाहिए थी। इनकी 10% के मुताबिक फिर पॉपुलेशन क्या होती है? तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये चुनाव गलत करवाए गए हैं, इनको कालादम करार देना चाहिए। उनमें 2 जो हैं ऐसे उम्मीदवार भी जीते हैं जो शेड्यूल ट्राइब नहीं थे रिजर्वेशन के हिसाब से। एक थना मंडी की सीट है और एक राजौरी की सीट है। पहले सबसे उनको हटाना चाहिए, उनकी मेंबरशिप जो है वो कालादम करा देनी चाहिए, और फिर दूसरे सीटों पे भी उन्हें भी कालादम करार दे के उन पे भी चुनाव करवाना चाहिए दोबारा से। और ऐसे जो गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पे बने हुए MLA हैं, आप उनके बलबूते पे सरकार बना के पूरी दुनिया को दिखाते हैं। आप 30-35 हजार लाख गुजर बकरवालों का कत्ल करके उनके हकूक की पायमाली करके आप बताते हैं कि हमने सरकार बना ली। बात उनकी कोई नहीं करता।
इस दौरान जब फार्म भरे गए किसी पार्टी ने बात नहीं की, इनके लीडरों ने, जो एसटी लीडर थे, उन्होंने बात नहीं की। इसकी क्या वजह है? इस सारी साजिश की मैं चाहता हूं कि पर्दाफाश होना चाहिए और इसलिए ये चुनाव कालअदम करार देना चाहिए और देखना है फिर ये सरकार मेजॉरिटी में रहती है या माइनॉरिटी में आती है। ऐसा तो नहीं है कि जो चीज़ आपने नोटिस की कि छेड़खानी नहीं होगी और कोटे में जो ये 9 सीट रिजर्व रखी गई थी, तो इस पे इन्होंने भी कंटेस्ट किया। ऐसी ऐसी बात तो नहीं कि इनको ये चीज़ें नज़र नहीं आई होंगी। जो एसटी के बड़े बड़े लीडरान हैं, जो एसटी के लिए कुछ समय पहले आपने देखा भी होगा कितना हो हल्ला भी हुआ कि एसटी बचाओ यात्रा भी निकाली गई, वो चीज़ें कहीं ना कहीं जो ठप हुई, क्या उसके कारण ये सब हुआ है कि जो ये 9 सीट पे कंटेस्ट हुआ? ये जो ही ये चुनाव ऐलान हुआ था तो तभी से हमने इसी तरह लोगों को अवेयर करना शुरू कर दिया था, आगाह करना शुरू कर दिया था कि कहीं ऐसा ना हो जाए, सरकार को भी, लोगों को भी, इन उम्मीदवारों को भी। लेकिन वो खामोश रहे, एक मुजरमाना खामोशी अख्तियार किए रहे और ये आईनी ब्लंडर हो गया, आईनी गलती हो गई। गलती जो जानबूझ के करवाई गई है, अब इसका सद्देबाब भी वही करेंगे। अगर वो नहीं इसका सद्देबाब करेंगे, फिर सद्देबाब मैं करवाऊंगा, हम करवाएंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट में जाके करवाएगी। शुरू से ही आप लड़ रहे हैं इसके खिलाफ, शुरू से ही आप इसके मुखालिफ रहे हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी हो गई और लोगों ने जो है वो कंटेस्ट भी किया। तो आपको लगता है उसके बाद आप जिस तरह से कहने कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पे दरवाज़ा खटखटाने के बाद कुछ इस तरह का फैसला आएगा कि ये चीज़ आगे दोबारा ना हो पाए? मुझे तो पूरी उम्मीद है, ना सिर्फ दोबारा ना हो बल्कि इसे कालादम भी करार दे सकते हैं, कि चुनाव ही कालादम करार दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। अगर जो आज जिस तरह से मैंने तमाम चीज़ें नोटिस में लाई है, मरकज़ी सरकार के भी और यहाँ की सरकार के भी और उन लोगों के भी जो कल के मंत्री बन के बैठे हुए हैं, इस चीज़ पे कुछ सोचें, करें, कुछ जवाब दें, जस्टिफाई कर दें, मुतमय्यन कर दें अवाम को, 30-35 करोड़ गुजर बकरवालों को, खासकर नौजवानों को, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं गुजर बकरवाल कौम के, उन्हें जस्टिफाई कर दें ये चीज़। इस समय यहाँ पे एडवोकेट आजम जी भी मौजूद हैं। आजम सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अनवर सर ने कहा कि पहले ये कहा गया कि जो एसटी कम्युनिटी है गुजर बकरवाल, उनके कोटे से ज़रा भी छेड़खानी नहीं की जाएगी, लेकिन फिर उसके बाद जब 9 सीटें रिजर्व हो जाती हैं तो उस पर जो है पहाड़ी लोग कंटेस्ट करते हैं, तो कितना बड़ा नुकसान जो है ये कहा जा सकता है? देखो शाहनवाज जी, मैं ना बड़ी थोड़ी बेसिक सी बात सुनाऊंगा आपको पहले शुरू से कि आप जब भी ये रिजर्वेशन दी गई, जब इनको जो ST2 करार दिया गया, अब कभी भी देखें कोई भी नोटिफिकेशन निकलता है गवर्नमेंट का, उसमें ST1 लिखा होता है, ST2 लिखा गया है। और ST2 देने का ये मतलब था कि इनका जो भी होगा कोटा होगा वो ST2 में फॉल करेंगे, ST1 में इनका कहीं भी फॉल नहीं करेंगे। तो जब अगर जॉब्स के अंदर ये लोग ST2 में फॉल कर रहे हैं, हर जगह ये ST2 में फॉल कर रहे हैं, तो जब पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बारी आई तो ST1 में क्यों डाला गया? ठीक है ना। हमारा क्वेश्चन तो इसी हमारा बेसिक जो फंड है वो तो इसी चीज़ के रिगार्डिंग है ना, कि अगर आपने हर चीज़ में कैटेगराइज किया तो यहाँ पे कैटेगराइज क्यों नहीं किया गया? ठीक है, तो इसी चीज़ को हमारी इसी चीज़ को लेके हमारी ये लड़ाई रही, शुरू से रही थी कि जब आपने कैटेगराइज करना था, आपने किया भी जॉब्स के लिए, कहा कि जो हमने प्रॉमिस किया, अमित शाह जी आए, मोदी साहब आए, बहुत सारे लोग आए, उन्होंने आके यहाँ पे कहा कि हमने इसको कैटेगराइज कर दिया। लेकिन जब बेसिक तो लड़ाई पॉलिटिकल रिजर्वेशन की थी, वो तो हमें तब से समझ आ रही थी, इनको जॉब्स वॉब से तो कोई लेना देना नहीं है, किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं, कि इनकी लड़ाई ही सिर्फ इस चीज़ के लिए थी कि इन्होंने पॉलिटिकल रिजर्वेशन इलेक्शन लड़ना था वहाँ से, और अब इन लोगों ने वहाँ से इलेक्शन लड़ा। बेसिकली जब हम शुरू में ये आवाज़ हमने तब भी उठाई थी कि हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन चाहिए नहीं, आप अपने पास रखो अपनी पॉलिटिकल रिजर्वेशन, क्योंकि हम तो तब भी 8-9-10 MLA जीत के आया करते थे। तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन देने के बाद अगर आज 6 पे आ गए हैं तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया गया या हमसे लिया गया? ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है काफ़ी बड़ा मुद्दा जो है वो बना रहा है, और अब जहाँ पे भी पब्लिक वो मीट होती थी ना, वहाँ पे ये चीज़, इस चीज़ को बार बार कहा जाता था कि हमने रिजर्वेशन दी है। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हमने आवाज़ उठाई, तो कहीं ना कहीं वो आवाज़ जो दबी, क्या वो कारण तो नहीं था कि जिस वजह से ये चीज़ सक्सेसफुल हो पाई? देखो आवाज़ दबी नहीं, आवाज़ बेसिकली दबाई गई है, क्योंकि जब हमने रिप्रेजेंटेशंस भेजी हैं, वो चाहे दिल्ली में भेजी, इलेक्शन कमीशन का ऑफिस भेजी, यहाँ LG के ऑफिस भेजी, यहाँ जम्मू में जो इलेक्शन का ऑफिस है वहाँ भेजी गई, सब चीज़ें जब सब लोगों को इंटीमेशन हो गया सब चीज़ों को कि अगर यार कोई ना कोई ऐसी आवाज़ हमसे हमारे पास उठ के आई है, तो उसके बाद मैं आपको बोल रहा हूँ कि जानबूझ के इन लोगों ने उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की है कि एक बार इलेक्शन हो जाए उसके बाद हम देखेंगे। तो दबी कहीं नहीं है, इन लोगों ने जान के वो उसको मतलब ज़बरदस्ती दबाने की कोशिश की है, और अपने कुछ लोगों को बेनिफिट देने के लिए उन लोगों को इलेक्शन लड़वाया और उन लोगों को वहाँ जितवाया भी उन्होंने। लेकिन ये तो वादे की मुखालफत हुई ना, कि आप एक तरफ वादा करते हैं ज़रा भी छेड़खानी नहीं होगी और दूसरी ओर लड़ा देते हैं। तो वो जो आपको तो इस गवर्नमेंट के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने कौन से वादे को आज तक पूरा किया है?
और ऊपर से बात बात पे ये कहा गया कि हमने गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लिए ये किया, रिजर्वेशन दी, अपने काम गिनवाए जा रहे थे। नहीं, मैं आपको वही कह रहा हूँ ना, अगर रिजर्वेशन ठीक है ना, पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली थी, हम भी शुरू में बड़े खुश थे कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली है, लेकिन रिजर्वेशन का नुकसान क्या हुआ वो तो आप देखें ना उस चीज़ को। ये चीज़ें तो हमें पहले से पता थी। जब इन्होंने जब कैटेगराइजेशन का जो वो मामला चला तो उसी वक्त हमें समझ आ गया था कि ये हमारे साथ छेड़खानी की बात है। तो बाकी जो आप बातें कर रहे हो कि इन्होंने ये दिया वो तो किसी ज़माने पे 50,000 फ्लैट बन रहे थे गुजरों के लिए, फॉरेस्ट राइट एक्ट मिला था, बहुत सारी चीज़ें वो आपको पता ही कि ग्राउंड पे क्या क्या मिला हमें। अनुज सर, लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे और खासकर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो क्या उन ऑर्गेनाइजेशन को वापस फिर से आवाज़ उठानी चाहिए इस चीज़ के लिए, फिर से आपके साथ समर्थन देना चाहिए कि ये चीज़ जो हुई है ये गलत हुई? मैं देखो समर्थन मांगता नहीं, समर्थन ये लोगों ने अपने हुकूक को पहचानना है। खासकर मेरी गुजर बकरवाल नौजवानों से और एजुकेटेड जो तालीम याफ्ता नौजवान हैं उनसे ये गुजारिश है कि आप अपने हुकूक को पहचानें और देखें रीज़नेबल बात क्या है, कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कर रहा है, कौन एक्सप्लॉइट कर रहा है और कौन सीधे रास्ते पे है। मैं कहता हूँ आप ये चीज़ पहचानें। अगर लीडरान आज कहते हैं कि साहब हम वज़ीर बन गए, कोई कहता है मैं एमएलए बन गया, तो उससे पूरी कौम का जो नसीब है वो नई चमक उठेगा। नसीब चमकेगा जब आईपीएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे, जजेस बनेंगे और बड़े बड़े अफसरान बनेंगे शेड्यूल ट्राइब के लोग। उसी चीज़ को डाइल्यूट करने के लिए एक गलत किस्म का शेड्यूल ट्राइब कुछ लोगों को दिया गया है। ये गुजर बकरवाल नौजवान जो तालीम याफ्ता है, पढ़ा लिखा है, ये बातें उन्हें समझनी है और ये जो सियासी नारों में बह जाना है इसको आप बंद करें और अपने दिमाग से सोचें, दिलो दिमाग से, कि हमारी फर्दर जनरेशन का कहाँ पे फ़ायदा है, ये चीज़ देखें। चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करें। शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये हमारे साथ एडवोकेट अनवर चौधरी। आपको बता दें जिस तरह से इस चीज़ को जो है ये कंडेम कर रहे हैं कि ये जो नो सीट्स पे कंटेस्ट किया गया है बिल्कुल गलत है, और आप लोग इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, अपने राय अपने विचार सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इस तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें सर, देखते रहें नेशन न्यूज़।